हेलो स्टूडेंट्स रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 23 जनवरी का जो दिन है जिसे पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया। अगर हम बात करें 23 जनवरी के दिन की तो ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो उन्हीं की याद में गवर्नमेंट के द्वारा उनकी बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया। ये स्टार्ट किया गया था स्टूडेंट्स 2021 के समय में। 2021 का जो ईयर था उस समय पहली बार पराक्रम दिवस को ऑब्जर्व किया गया। अगर हम बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तो उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूट किया है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के हर एक फेज़ के अंदर में, हर एक मूवमेंट के समय में। ये वही पर्सनैलिटी हैं जो बेसिकली इंडियन नेशनल आर्मी जो हुआ करती थी, जिसका रीनेम इन्होंने किया, आज़ाद हिंद फौज उसका नाम किया गया। जो इंडियन नेशनल आर्मी कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, उसी इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये उसके फाउंडिंग मेंबर तो नहीं थे, बट लेटर फेज में इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का जो रीनेम करके आज़ाद हिंद फौज उसको बनाया, जिससे जो लीडरशिप है, जो मास पब्लिक है, वो उससे कनेक्ट हो सके। और उसके थ्रू इंडिया की जो लैंड है, इंडिया की जो ज़मीन है, जिसमें मोरांग नाम की एक जगह है मणिपुर में, उस ज़मीन पे ये इंडियन नेशनल आर्मी, ये आज़ाद हिंद फौज पहली बार इंडिया का जो तिरंगा है, हमारी इंडिपेंडेंस को मिलने से पहले ही मोरांग मणिपुर के अंदर पहली बार अपना जो तिरंगा है वो वहाँ पे होस्ट करती है इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज। तो अगर हम बात करें हमारे सुभाष चंद्र बोस का जो ये बर्थ एनिवर्सरी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस बर्थ एनिवर्सरी को 2023 के अंदर गवर्नमेंट ने किस तरीके से ऑब्जर्व किया है, तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, हमारे स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है उनकी काफ़ी ज़्यादा, उन्हीं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ऊपर हमारे कुछ 21 हमारे द्वीप हुआ हैं, कुछ आइलैंड्स हैं 21। उन आइलैंड्स का कोई नेम नहीं हुआ करता था, तो उन आइलैंड्स को बेसिकली यहाँ पे हमारे जो 21 परमवीर चक्र रेसिपिएंट्स हैं उनके नाम पर उन आइलैंड्स का नाम रखा जाएगा। जो 21 परमवीर चक्र अवार्डी हैं उनके नाम के ऊपर में उन आइलैंड्स का नाम रखा जाएगा। ये गवर्नमेंट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है। अब हम बात करते हैं परमवीर चक्र, ये बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स। परमवीर चक्र हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है हमारी डिफेंस फोर्सेज में जो सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा वॉर के समय में, कोई भी बैटल के समय में अगर वैलोर, सेक्रीफाइस, क्रेज, इस तरीके की जो एक्टिविटी हैं वो शो की जाती हैं, तो उनको बेसिकली ये अवार्ड दिया जाता है। हमारे 21 परमवीर चक्र के रेसिपिएंट्स हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है अभी तक, जिन्होंने हर एक बैटल के समय में, हर एक फेज़ में इंडियन डिफेंस फोर्सेज ने जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूट किया है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। स्टूडेंट, सबसे पहले जो परमवीर चक्र दिया गया था वो दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को 1948 के समय में, बैटल ऑफ वडगांव के समय में ये दिया गया था। और जो लेटेस्ट जो परमवीर चक्र जो अवार्ड किया गया है वो है योगेंद्र सिंह यादव। योगेंद्र सिंह यादव को बेसिकली सबसे यंगेस्ट एज के समय में भी इनको परमवीर चक्र दिया गया है। जो बैटल ऑफ कारगिल है, कारगिल के समय में जो टाइगर हिल्स हुआ करती थी उनको कैप्चर करने के समय में इन्होंने जो वेलोर और क्रेज को जो शो किया था उसके लिए बेसिकली ये परमवीर चक्र इनको अवार्ड किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर आपने कभी रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेट किया जाता है उसको अगर आपने देखा होगा, तो जब भी जो परेड है, रिपब्लिक डे की जो परेड है वो जब स्टार्ट होती है तो जो हमारे लिविंग रेसिपिएंट्स हैं परमवीर चक्र के, वो वहाँ से गुजरते हैं। सबसे पहले परमवीर चक्र के जो अवॉर्डी हैं वो वहाँ से गुजरते हैं। हमारे प्रेजेंट समय की अगर हम बात करें, 3 हमारे लिविंग रेसिपिएंट्स हैं जो परमवीर चक्र जिनको दिया गया है। स्टूडेंट, 3 बेसिकली बना सिंह हैं जिन्होंने ऑपरेशन राजीव के समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ऑपरेशन राजीव रिगार्डिंग द सियाचिन ग्लेशियर को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है। सियाचिन ग्लेशियर जिसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड भी माना गया है वर्ल्ड का, कि इतनी ऊंचाई पे भी 2 इंडिया और पाकिस्तान वहाँ पे आपस में लड़ते हैं, वहाँ पे पोस्ट है दोनों कंट्रीज़ की। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जो सेकंड लिविंग रेसिपिएंट हैं वो हैं संजय सिंह, जिन्होंने बैटल ऑफ कारगिल के समय में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। और थर्ड हैं योगेंद्र सिंह यादव, जिनके द्वारा भी बैटल ऑफ कारगिल के समय ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया था टाइगर हिल्स को कैप्चर करने के लिए।
अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के समय में, कि जो हम उनका जो 23 जनवरी का जो दिन है उसको हम पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हर एक फेज़ में, हर एक मूवमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के समय में। चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप प्रोवाइड करना हो, चाहे वो इंडियन नेशनल आर्मी को क्रिएट करना हो, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाना हो, या रिपब्लिक जो पब्लिक को मोबिलाइजेशन करना हो, जिसके अंदर यूथ को यहाँ पे अट्रैक्ट करना हो, वुमेन्स को इक्वलिटी प्रोवाइड करना हो फ्रीडम स्ट्रगल के समय में। तो हर एक फेज़ में, हर एक पॉइंट के हर एक पिलर में उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। पॉलिटिकल लीडरशिप की अगर हम बात करें, 2 बार कांग्रेस का जो सेशन है उन्होंने हेड किया था 1938 और 39 के समय में। पर 39 के जो सेशन है उसके लिए इलेक्ट हो गए, उसके बाद में इन्होंने रिजाइन कर दिया और इन्होंने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इन्होंने इनके द्वारा बनाया गया था। प्रेजेंट समय में भी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, वो चलता है हमारे कंट्री के अंदर में, वो इस्टेब्लिश है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन। इन्हीं के द्वारा ऑल बंगाल यंग मैन कॉन्फ्रेंस है उसको ऑर्गेनाइज किया गया। इनकी जो पॉलिटिकल गुरु हुआ करते थे, जिनको हम चित्तरंजन दास के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट किया गया है। नेहरू रिपोर्ट के ये मेंबर रहे थे, जो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा 1928 के समय में जो रिपोर्ट निकाली गई थी जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, तो उस नेहरू रिपोर्ट के ये मेंबर हुआ करते थे। इंडियन नेशनल आर्मी की अगर हम बात करें, जिसको मोहन सिंह के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, उसके अंदर इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उस इंडियन नेशनल आर्मी का आपको लेटर फेज में उसके ट्रायल्स देखने के लिए मिलेंगे। लाल किले के अंदर उसके ट्रायल होंगे, रेड फोर्ट के अंदर में उसके 3 ऑफिसर्स को वहाँ पे ट्रायल किया जाएगा। और यही इंडियन नेशनल आर्मी है कि जिसके जब ऑफिसर्स को यहाँ पे ट्रायल किया जाएगा रेड फोर्ट के अंदर में, तो उस समय जो पब्लिक का जो सेंटीमेंट है उनके साथ में अटैच होता है और एक मास मूवमेंट क्रिएट होता है। बहुत सारी स्ट्राइक्स होती हैं, प्रोटेस्ट होता है थ्रू आउट द कंट्री के अंदर में। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की बात अगर हम करें, तो जो दूसरे जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके साथ में ये रिलेशन इस्टेब्लिश करके अपनी इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, जिसमें जापान का काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। इसके अलावा अगर हम बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा और भी काफ़ी सारे ऐसे जो कंट्री हैं, उन्होंने जो डिफ़िकल्टी थी, जब एम्पायर की, जो ब्रिटिश एम्पायर की जो डिफ़िकल्टी का जो समय आया, उसको इन्होंने अपॉर्चुनिटी के रूप में माना कि ब्रिटिश एम्पायर अगर डिफ़िकल्टी में है तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है और हमें समय का जो फ़ायदा है वो उठाने की ज़रूरत है और हमें हमारे देश को आज़ाद करने की कोशिश करनी चाहिए। इनके द्वारा अगर हम बात करें, पब्लिक को मोबिलाइज किया गया 1920 के समय से लेकर जब तक इनका समय रहा, उस समय तक कंटिन्यू इन्होंने जो पब्लिक है उसको मोबिलाइज किया, जिसके अंदर यूथ को अट्रैक्ट करना हो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, वुमेन्स को इक्वल स्टेटस देना हो। क्योंकि आप देखिए, जो आज़ाद हिंद फौज हुआ करती थी, जो इंडियन नेशनल आर्मी मोहन सिंह के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, उसी इंडियन नेशनल आर्मी के ये उसको रीनेम करते हैं आज़ाद हिंद फौज के रूप में। और आज़ाद हिंद फौज के अंदर एक स्पेशल रेजिमेंट हुआ करती थी, रानी झांसी रेजिमेंट हुआ करती थी, जो वुमेन्स की रेजिमेंट हुआ करती थी, जिसको लीड किया कर रहे थे कैप्टन जो लक्ष्मी सहगल हैं, उन्होंने लीड किया था इस रानी झांसी रेजिमेंट को। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सुभाष चंद्र बोस जी का बेसिकली हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के समय में। इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को जो फ्रीडम के लिए, जो आज़ादी के लिए इन्होंने अट्रैक्ट किया है। इवन पहली बार नेशन को इन्होंने रेडियो के थ्रू एड्रेस किया, उसमें उन्होंने जो महात्मा गांधी हैं उनको पहली बार जो बापू वर्ड है, बापू इनके द्वारा प्रोनाउंस किया गया, इनके द्वारा बोला गया था पहली बार। दिल्ली चलो का इन्होंने नारा दिया, दिल्ली चलो इन्होंने बेसिकली आज़ाद हिंद फौज के थ्रू ही दिल्ली चलो का नारा दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरीके के जो नारे हैं इसके थ्रू इन्होंने यूथ को कंटिन्यू अट्रैक्ट किया फ्रीडम स्ट्रगल के समय में। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ कंट्रीब्यूशन है जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो परमवीर अवार्डी हैं, जो परमवीर रेसिपिएंट्स हैं, उनके नाम पे पराक्रम दिवस के ही दिन ऐसे जो द्वीप हैं उनका नाम रखा गया है। इससे पहले भी 3 ऐसे आइलैंड हुआ करते थे, जिसके अंदर बेसिकली जो रोस आइलैंड हुआ करता था, रोस आइलैंड का जो नाम है वो बोस आइलैंड किया गया था। अंडमान एंड निकोबार के अंदर भी हैवलॉक आइलैंड हुआ करता था और भी काफ़ी सारे ऐसे जो शहीद द्वीप हुआ करता था, जिसे स्वराज द्वीप का नाम दिया गया है। हैवलॉक आइलैंड का नाम भी रीनेम किया गया है।
तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट जो रीनेमिंग की गई है आइलैंड्स की, हमारे जो हमारे ऊपर जो कॉलोनियल जो माइंडसेट है उसको चेंज करने के लिए, और सेकंड हम बात करें हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो हीरोज़ हैं उनका कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, और साथ ही साथ जो डिफेंस फोर्सेज के द्वारा जो कंट्रीब्यूट किया जाता है हमारी कंट्री की स्टेबिलिटी में, सिक्योरिटी में, तो उनको भी बेसिकली रिकॉग्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये एफर्ट्स लिए गए हैं, ये इनिशिएशन लिए गए हैं इस पराक्रम दिवस के ऊपर में। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा वीडियो था पराक्रम दिवस के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।